Namaste. Welcome to the talk show with Madiha the Edu Doctor, presented by मैं हूँ इंडिया, supported by Alfarin Media. आज मेरे साथ हमारे सेकंड स्पीकर हैं डॉक्टर नीरव जोशी. वेलकम डॉक्टर नीरव. Thank you. And he happens to be a very, very dynamic personality within the allied health sciences. उन्होंने MD in आयुर्वेदा किया है, BAMS बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी. साथ ही साथ वो प्रेसिडेंट ऑफ सूरत योगा टीचर्स एसोसिएशन में रह चुके हैं और अभी भी करंटली वो योगा फेस्ट जो अभी सूरत में हुआ था, जो कि बहुत ही सक्सेसफुल रहा प्लैटिनम हॉल में, वो उसके पीछे ये भी इनका भी बहुत बड़ा किरदार था. सो सर, मैं आपसे ये बहुत ही ऑफकोर्स आपको लगता होगा कॉमन क्वेश्चन है, बट आपके हिसाब से जब लोग आपके पास आते हैं तो आयुर्वेदा में ऑफन मिसकंसेप्शन क्या होते हैं? आयुर्वेदा में बहुत सारे मिसकंसेप्शन हैं. जैसे लोगों को ऐसा है कि आयुर्वेदा बहुत ही लेट असर करता है, बट ऐसा थोड़ा भी नहीं है. आप अच्छे से टाइम दो तो आयुर्वेदा आपको 15 दिन में ही अच्छे रिजल्ट दे सकता है. इवन काफ़ी सारे नॉर्मल आप होम रेमडीज आप यूज़ करते हो तो तुरंत ही आपको उससे फ़ायदा रहता है. तो ये पहला एक मीथ है जो आयुर्वेदा में चलता है. दूसरा ये मीथ है कि आयुर्वेदा में आप मिनरल्स, हर्बो मिनरल्स फॉर्मुलेशन जो भी रहते हैं उसमें बहुत सारे मेटल्स यूज़ होते हैं, बट आप अच्छी कंपनी के मेटल्स आप यूज़ करो तो उसमें कोई दिक्कत रहती नहीं है. बट जो भी आप मेटल्स वाली कोई भी मेडिसिन आप जो जिसको भस्म बोलते हैं, इफ़ यू आर यूजिंग दोज काइंड ऑफ मेडिसिन देन यू शुड आस्क डॉक्टर बिफोर यूजिंग दैट. करेक्ट. सो सर, आपका योगा से भी बहुत क्लोज रिलेशन है और आप उसको बहुत पैशनेटली प्रमोट करते हैं. आपके हिसाब से जब लोग आज जिम कल्चर में है, खास करके यंगस्टर्स, और कहीं ना कहीं उनको लगता है जिम में मोटिवेशन है, वो फीलिंग एड्रेनलिन रश आता है, जबकि योगा और ज़्यादा उनको ठंडा लगता होगा एज कम्पेयर टू दैट, हाउ आप किस तरह से उनको मोटिवेट करते हैं कि इसमें उसके बेनिफिट्स वो समझ पाए? देखिए, जिम का पूरा अपना अलग एक पूरा रूटीन रहता है. जो अपना फिजिकल एंड्योरेंस बढ़ाना चाहता है, जो मसल्स बिल्डअप करना चाहता है, उसके लिए जिम है. और जिसको मेंटली एंड फिजिकली ये दोनों चीज चाहिए, उसके लिए योगा है. आई डोंट वांट टू कंपेयर योगा विद द जिम, बिकॉज योगा पूरा सब्जेक्ट अलग है और जिम पूरा सब्जेक्ट अलग है. आई डोंट वांट टू डीमोटिवेट पीपल जो लोग जिम कर रहे हैं. जिम का अपने तरफ से बहुत सारे उसके भी बेनिफिट है, योगा के भी बेनिफिट है, बट आप फिजिकली एंड मेंटली ये दोनों लेवल पे और साइकोलॉजिकल ये 3 लेवल पे आप अगर देखना चाहे तो आपको योगा ज़्यादा अच्छा लगता है. और लोग ज़्यादा अब ये नरेंद्र मोदी जी ने जो भी योगा के लिए पूरी दुनिया में जो अभियान चलाया है, उसके बाद जो योगा के लिए लोगों में सजगता आई है वो सबसे बढ़िया है. और वो सजगता के कारण आज लोग जिम से योगा की तरफ आ रहे हैं. वाओ, दैट इज सच अ पावरफुल, मतलब आपने जो कंपैरिजन नहीं देके भी आपने पॉइंट अपना रखा. सो आप जिससे बताए कि फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों को अफेक्ट करता है, आपके हिसाब से अभी करंट जो लाइफस्टाइल है ज्यादातर लोगों की, खास करके जब हम बात करते हैं कि स्टार्टअप कल्चर है, बिजनेस करते हैं या जॉब करते हैं, तो आपके हिसाब से फिजिकल स्ट्रेस ज्यादा होता है या मेंटल स्ट्रेस ज्यादा होता है जिसकी वजह से लोग योगा में आते हैं? मेन रीज़न तो लोगों का अपने जो रोग होते हैं उसको दूर करने के लिए या उनको रोग नहीं हो उसके लिए दो है. एक प्रिवेंशन भी है और एक क्योर भी है. तो क्योर भी योगा देता है और आपको प्रिवेंट भी योगा करता है. दूसरी चीज़, जैसा आपने अभी का जो लाइफस्टाइल के बारे में बोला, तो उसके लिए आई वुड से योगा इज़ द बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि ना ही आपके शरीर को पर आपके मन को भी स्वस्थ रखता है. और अभी का जो लाइफस्टाइल है उसमें स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, आप मन से दुखी हो, आप अच्छा कर रहे हो फिर भी आपके पास कंपटीशन है तो उसके लिए आप दुखी हो, तो ये सब दुख को भी दूर करता है योगा. तो आपको हैप्पी भी रखता है, साथ में आपकी ये सब ब्लॉकेजेस जो रहते हैं, एंजाइटी है, ये सब को भी उसमें भी आपको फायदा देता है. राइट. तो अभी सर, जैसे कोविड के टाइम पे इतना जो वर्क फ्रॉम होम कल्चर खास करके कॉर्पोरेट्स में जो आ गया, या बच्चे अब ज्यादातर लेट्स से जो ट्यूशन अभी कोई सिटीज में नहीं जा रहे हैं और अब वर्क सब होम से ही हो रहा है, स्टडी फ्रॉम होम, वर्क फ्रॉम होम, आपके हिसाब से ये जो बॉडी में नेचुरली जब कोई बाहर जाके काम करता था तो उसकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी थी,
उस वक्त लेट से अगर कोई योगा में जाता था या होता था तो उसकी बॉडी में नेचुरली थोड़ा तो फ्लेक्सिबिलिटी था। आपके हिसाब से कोविड के बाद क्या चेंजेस आए हैं मेजॉरिटी पॉपुलेशन में, खास करके ये फ्लेक्सिबिलिटी एस्पेक्ट को लेकर, जब ऑफलाइन से ऑनलाइन सब ट्रांजिशन हुआ? अभी भी काफी लोग ऑनलाइन करते हैं। कोविड तो अभी शायद चला ही गया है, अब कोविड जी। पास है ही नहीं, अब कोविड पुरानी बातें हो गई। बट आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि जो कोविड के टाइम क्या हुआ था, फ्लेक्सिबिलिटी में लोगों की कमी आई थी, बट ऑनलाइन के माध्यम से वो लोग कर रहे थे, और उसमें स्पेसिफिकली जो कर रहे थे वो अच्छे टीचर के साथ जो भी कर रहे थे उनका कंटिन्यूएशन अभी तक चल रहा है। और जो क्लिनिक पे जैसे या अपने योगा स्टूडियो में जो भी आते हैं योगा करने के लिए, उनका फ्लेक्सिबिलिटी, क्योंकि यहाँ पे आप बहुत सारे अलग अलग तरीके से आप करा सकते हैं, और दूसरे आपके पास लोग रहते हैं, आपके पास एक माहौल बना हुआ रहता है जो घर पे नहीं रहता है। तो सही बात है। जो माहौल एक मिलता है उसके लिए अब लोग ऑनलाइन से सब ऑफलाइन की तरफ आ रहे हैं। करेक्ट। तो सर आपके हिसाब से हाउ अर्ली, कितना जल्दी एक बच्चे को या एक ह्यूमन बीइंग को योगा में एंट्री लेना चाहिए? बिकॉज कहीं कहीं स्कूल्स में भी अब ज्यादा वो प्रमोशन और अवेयरनेस है, जब से मोदी जी ने इसको हाईलाइट किया और इसको ऐसे ग्लोबल लेवल पे इसको इतना पॉपुलर कर दिया है योगा को। तो आपके हिसाब से बच्चा कौन से एज से या कौन से ग्रेड से योगा में अगर स्टार्ट करे तो उसके लिए फायदेमंद हो? स्पेसिफिकली अपने एज के बारे में पूछा, तो एज के लिए कोई ऐसा बात नहीं है कि आप कोई भी Correct. एज में वो स्टार्ट कर सकते हैं। आप बूढ़े हो, आप 60 में भी हो तो आप 60 में भी योग स्टार्ट कर सकते हैं, और आप 5 साल के हो जिसमें आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग आ जाए क्या चीज कैसे करनी है, तब भी आप योग स्टार्ट कर सकते हो। तो बच्चा जब समझता है तब से भी आप उसको योग करा सकते हो। और आप लेट हो गए हो अगर करने में भी कि मैं 60 साल का हूं, अब क्या कर पाऊंगा, तो भी वो कोई एज नहीं है, आप उस एज में भी स्टार्ट कर सकते हैं। करेक्ट। सो जब कोई भी अगर योगा सपोजिंग स्टार्ट करते हैं, एक मोटिवेशन शुरू में बहुत हाई रहता है कि मेरा योगा मैट है, खास करके मैं तो जितना लेडीज को ज्यादा देखती हूँ तो उनको वो एक एक्साइटमेंट रहता है कि मेरा योगा मैट में ये कलर की हो, उसके लिए खास शॉपिंग, मतलब लोग इतना एंथुजियास्टिकली आते हैं इस चीज में। आपके हिसाब से जब लोग इतना एंथुजियास्टिकली ये चीज के लिए तैयार तो होते हैं, बट जब उनको वो योगा पोस्चर्स करने होते हैं या जब उनको योगा एग्जैक्टली जिस तरह से गाइड किया जाता है करने में, आपको लगता है कि वो लोग परफेक्टली एग्जीक्यूट कर पाते हैं? और नॉर्मली कितना टाइम लगता है किसी को किसी पोस्चर को परफेक्ट करने में? एक्चुअली योग में ऐसा है कि प्रत्येक व्यक्ति की बॉडी अलग है। आज आपको एक चीज करने में शायद 10 दिन भी लगे और किसी को 10 महीने भी लगे। सही बात। जैसे एक सादा आसन पश्चिमोत्तानासन जो कहते हैं हम, वो पश्चिमोत्तानासन काफी लोगों के हाथ उस टो को टच नहीं करते। अब काफी लोग ऐसे होते हैं वो रेगुलर जिसका अभ्यास नियमित रूप से करते हैं वो 10 दिन में भी वो कर पाते हैं, और काफी लोग जो है वो नियमित अभ्यास नहीं कर पाते तो उनको 6 महीने भी लगते हैं, साल भर भी लग जाता है। Right. तो योग के हिसाब से प्रत्येक बॉडी डिफरेंट है। एक जैसा हम किसी को कॉपी करने चाहे, इससे ये चीज हो रही है मेरे से क्यों नहीं हो रही है, तो वो गलत है। सो वी शुड नॉट नेवर कॉपी टू समवन। अपने बॉडी का लिमिटेशन हमें समझना चाहिए और अपने हिसाब से हमसे जो होता है वो उतना ही हमें करना चाहिए। राइट। सर डिसेबिलिटी की अगर हम बात करते हैं, जैसे अलग अलग बच्चों में डिसेबिलिटी हो या बड़ों में डिसेबिलिटी हो, तो डिसेबिलिटी से योगा का अफेक्ट होता है कि नहीं होता? बिकॉज नॉर्मली जैसे अगर हमारा बॉडी नॉर्मल है तो वो चीजें कई चीजें कर पाता है, पोस्चर्स कर पाता है इफेक्टिवली, वो चीजें अंदर आपको ब्रीदिंग में उसको फायदा होगा, मतलब कितने सारे बेनिफिट्स उसको मिलते हैं अगर वो पोस्चर परफेक्ट हो पाए। कहीं ना कहीं अगर हम डिसेबिलिटी की बात करें और जिसको डिसेबिलिटी हो उनके साथ अक्सर किस तरह से योगा का बेनिफिट फील होता है? जब डिसेबिलिटी की बात आती है तो डिसेबल पर्सन पहले तो बहुत सारी चीज, खाली योगा का मतलब आसन नहीं है। तो अगर डिसेबल पर्सन है, पब्लिक को समझना जरूरी हाँ, डिसेबल पर्सन है तो वो प्राणायाम कर सकता है, वो ध्यान कर सकता है, योग की अलग अलग प्रकार की क्रियाएं कर सकता है, और उसका जो डिसेबल पार्ट है बॉडी का, उसके अलावा जो भी पार्ट है उसका यूज करके बहुत सारे वो वेरिएशंस कर सकता है। बैठा हुआ इंसान भी कर सकता है, बेड पे बेड रिडन कोई पेशेंट है उस वो भी कर सकता है। तो योगा इज नॉट अबाउट के आप बीमार हो तो आप नहीं कर सकते, आप पीरियड्स में हो तो आप नहीं कर सकते। काफी फीमेल्स को क्वेश्चन रहता है मैं पीरियड्स में योगा करूँ कि नहीं करूँ, बट इट इज डिपेंड ऑन द कंडीशन के उसको ज्यादा पेन नहीं है, वो नॉर्मली वीकनेस पेन नहीं कर सकते, तब वो कर सकते हैं। तो ये इसके लिए ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है, डिसेबल पर्सन जो भी है वो योगा आराम से कर सकता है। करेक्ट।
सो सर, जब हम बात करते हैं कि अगर किसी इंसान का मेंटली अगर स्ट्रेस हो, डिप्रेशन हो, और उसको तो मोटिवेशन ही नहीं है कि लाइफ में उसको कुछ अचीव करना है, जबकि फिजिकली अगर उसको जिम भी करना पड़े या योगा भी करना पड़े तो उसको तो अंदर से मोटिवेशन चाहिए होगा कि वो चीज में कंसिस्टेंट रह पाए। आपके साथ कभी भी ऐसे कोई पेशेंट या ऐसे केसेस हुए हैं जहां आपको लगा है कि उनको इंटरनल मोटिवेशन मिला हो जिसकी वजह से वो एक्सटर्नली परफॉर्म कर पाए योगा के वजह से? हाँ, इंटरनल मोटिवेशन नॉर्मली क्या है कि 1 to 1 जब हम बात करते हैं तभी मिलता है। जब आप एक पर्सन से पूछते हो कि उसका डिप्रेशन का कारण क्या है, क्या क्यों दुखी है वो, क्यों सब अच्छा नहीं लग रहा है, क्यों Correct. डीमोटिवेटेड है, तो काफ़ी चीज़ों में हमको उसके आंसर मिलते हैं, पर काफ़ी ऐसे भी रहते हैं जिसके कोई आंसर ही नहीं मिलते, कोई रीज़न स्पेसिफिक नहीं होता है, तो उनको हम ट्राई करते हैं, उनको हम कन्विंस करते हैं, और जब कन्विंस हो जाते हैं, जब एक बार क्लास में आते हैं, सब लोग के साथ धीरे धीरे मिल जाते हैं, तब उनका डिप्रेशन धीरे धीरे चला जाता है। और उसमें डिप्रेशन में अच्छा होने के लिए सबसे अच्छी चीज़ है प्राणायाम। उनको रेगुलर प्राणायाम या मेडिटेशन करा सकते हैं। पर होता क्या है कि शुरुआत में मेडिटेशन अच्छे से नहीं होता है या कर नहीं पाते, क्योंकि ऑलरेडी माइंड बहुत ही डिस्टर्ब है, और Correct. डिस्टर्ब माइंड बहुत को सही टैकल करना बहुत डिफिकल्ट है। जैसे नॉर्मल पर्सन को भी आप 5-10 मिनट बिठा दो मेडिटेशन करने के लिए, तो वो भी नहीं थोड़ा होता फ्रिकल है। हो जाएगा। तो जैसे कोई डिस्टर्ब माइंड है तो उसकी बहुत सारी टेक्निक्स है मेडिटेशन में, वो टेक्निक का आप यूज करते हुए आप उसको करा दे सकते हैं। जैसे साउंड्स है, म्यूजिक है, राइट, बहुत सारे ऐसे डायनामिक मेडिटेशंस है, राइट, एक्टिव मेडिटेशंस है, यस, वो आप करा के उसके ब्रेन को थोड़ा डाइवर्ट करके उसको एनहांस कर सकते हैं। राइट। तो अभी हम एलिमेंट्स की बात करते हैं कि जब हम फायर है, वाटर है, एयर है, जो एलिमेंट्स होते हैं जो बहुत सारे प्रैक्टिसेस में मतलब इम्पोर्टेंट है, योगा से और आयुर्वेदा से, दोनों से इसका क्या संबंध है? अगर आप जनरली पब्लिक को बताएं कि ये क्या रिलेशन है और कैसे उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। नॉर्मली 5 एलिमेंट्स की जब हम बात करें तो 5 एलिमेंट्स है, जैसे पंचमहाभूत उसको बोलते हैं, और ऐसा कहा गया है कि सर्वे द्रव्याणि पंच महाभूतानि। इस सृष्टि में जो कुछ भी बना है वो 5 महाभूत से ही बना है। कोई भी Correct. चीज आप पकड़ के ले लो, अलग अलग कॉम्बिनेशन में, वो अलग अलग कॉम्बिनेशन है, एक भूत के अंदर दूसरा महाभूत रहता ही है। वो जल जैसे कोई एक महाभूत की उसमें ज्यादा रहता है, बट वो उसका सूक्ष्म रूप में भी वो रहता ही है। सही बात। अब जैसे योगा में स्पेसिफिक हम प्राणायाम करते हैं, राइट। अब जब हम पंच महाभूत का जब हमारे शरीर में बैलेंस रहता है तो हम स्वस्थ रहते हैं, और वही इम्बैलेंस रहता है तब हमको रोग होता है। ये एक चीज है। दूसरा, जब भी हम योग की बात करें तो पहला महाभूत सब में से खतरनाक है प्राण, हमारा वायु। तो वायु जब डिस्टर्ब रहता है तो आयुर्वेद के हिसाब से भी अपने वायु को ठीक कर लिया तो आपके 70-80% प्रॉब्लम खत्म हो गए। आपका कफ भी बैलेंस हो गया, पित्त भी बैलेंस हो गया। तो वायु को बैलेंस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे योगा में प्राणायाम करके हम वायु को बैलेंस करते हैं, इवन ध्यान से भी हम काफी बार वायु के ऊपर फोकस करते हुए, हम प्राण के ऊपर फोकस करते हुए भी हम बहुत सारी चीजें को रिवर्स कर सकते हैं। वैसे ही आयुर्वेद में भी हम वायु को जब हमने ट्रीट कर लिया तो हम कर सकते हैं। अब दूसरे महाभूत की जैसे बारी आई तो जल है, फिर अग्नि है। तो अग्नि के बारे में जैसे आयुर्वेद में बात करें तो हमारा डाइजेशन पूरा अग्नि के ऊपर निर्भर है। अगर हमारी अग्नि परफेक्ट हुई तो हमें कोई प्रॉब्लम होने की चांसेस नहीं है। वो 5 प्रकार की अग्नि है, 5 प्रकार की अग्नि है नॉर्मली, और ऐसे गिनना जाए तो बहुत 13 प्रकार की अग्नि है। पर मेन जैसे वात प्रकृति वाले जो है, वात प्रकृति वालों की अग्नि ऐसी रहती है कि या तो उनको ज्यादा भूख लगती है या बहुत कम लगती है, कभी लग जाती है कभी नहीं लगती। पित्त प्रकृति वाला पर्सन है, उसको बहुत ही ज्यादा भूख लगती है, 2 घंटे में खाया नहीं, तीसरे घंटे में उसको चाहिए। कफ प्रकृति वाला जो है वो एक साथ ज्यादा खाएगा पर उसको भूख बहुत लेट लगेगी। तो ये 3 प्रकार की हुई। और चौथी जिसकी समाग्नि है, जिसके बैलेंस है फायर, तो उसको जिसका बैलेंस है उसका स्वास्थ्य भी बैलेंस में है, उसका स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा है। तो ये पंच महाभूत पूरा ऐसा प्रकरण है कि बहुत डीप में है, और पंच महाभूत को हमने बैलेंस कर लिया तो हम स्वस्थ रहते हैं, हम हेल्दी रहते हैं। वाओ, कितना इंटरेस्टिंग है कि हम जो एलिमेंट्स को सिर्फ देखते हैं, बट अगर उसको कहीं ना कहीं अगर समझ के अपने लाइफ में अगर इम्प्लीमेंट करें और इसका बैलेंस रखें तो कहीं ना कहीं हमारा फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ और जो भी लाइफ में मतलब हमारे साथ होता है वो बैलेंस में रहेगा। दैट इज वेरी ट्रू। यस यस। तो सर, मेरा जो सेकंड लास्ट क्वेश्चन है वो ये है कि आपको ये इंटरेस्ट कहाँ से आया, जैसे ये फील्ड में क्यों, और आपने खास करके आयुर्वेदा
और योगा ही क्यों चुना, और वो भी एक एज अ कॉम्बिनेशन? एक्चुअली सूरत में शायद मैं पहला ही ऐसा डॉक्टर हूँ जो योगा कराता था, लाइक आयुर्वेदा डॉक्टर होके वही, योगा वही। कराता है। ठीक है, मेरा बचपन से ही इंटरेस्ट था। व्हेन आई वाज 14 years old, so I was doing pranayam, I was reading so much spiritual books, and from that time I had an interest. तो उस टाइम मेरा सब्जेक्ट ऐसा बन गया था कि मुझे ये सब चीज़ें जानने में बहुत ही इंटरेस्ट था, तो मैंने ये जाना। उसके बाद ऐसा हुआ कि मुझे एडमिशन लेना था नेचुरोपैथी में, पर मैंने नेचुरोपैथी में नहीं लिया, फिर मैंने आयुर्वेदा चूज किया। और उस टाइम इतना वैल्यू आयुर्वेदा का नहीं था जब मैंने उसमें एडमिशन लिया। उसके बाद जो बूमिंग आयुर्वेदा का हुआ आफ्टर दिस लास्ट 10 years, बहुत ही अच्छा आयुष का भी हमारा बहुत चल रहा है और बहुत अच्छा, अच्छा काम चल रहा है। तो ये चीज़ है। तो उसके बाद मैंने आयुर्वेदा में इंटरेस्ट लिया। मैं काफ़ी जगह पे ऐसे लेक्चर्स देने भी जाता हूँ। मैं एक कंपनी में एज अ मेडिकल एडवाइज़र भी हूँ, और वहाँ पे हम प्रोडक्ट डिज़ाइन करते हैं। मेरे रिसर्च पेपर भी पब्लिश्ड है, और योगा में भी हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। सूरत के 200 से ज़्यादा टीचर्स को इकट्ठा करके एक प्रोग्राम हमने बनाया है, और उसकी भी हम इंटरेक्टिव एक्टिविटीज़ हर मंथली हमारी करते रहते हैं। वंडरफुल। तो सर मेरा लास्ट क्वेश्चन है कि जब हम बात करते हैं फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ की, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आज की जो मतलब लाइफस्टाइल है, शो ऑफ है, लोगों को दिखाना और प्रूव करने पे ज्यादा है, वेरेज योगा जैसी चीज अगर आप सिर्फ दिखाने के लिए करोगे बट इंटरनली अगर उस चीज को अगर आप अब्जॉर्ब नहीं करते तो वो चीज भी आपको फायदा नहीं देगी। डू यू थिंक कि अगर ऐसी चीज, योगा जैसी चीज अगर लोग सीरियसली ले तो उनके अंदर स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन वो परफॉर्म करते करते तो आएगा, बट उसका जो एसेंशियल कॉन्सेप्ट है कि जब तक आप उसको अंदर से बाहर से परफेक्ट नहीं करोगे तब तक अलाइनमेंट नहीं आएगा। तो ये लाइफ का भी एक बहुत बड़ा लेसन है। तो आपका इस पे क्या, आपके थॉट्स क्या है? नॉर्मली योगा का पर्पस ही मोक्ष प्राप्ति है। Yes. सैल्वेशन इज द अल्टीमेट गोल ऑफ योग। अगर वो गोल है, पर अभी क्या है कि जो वेस्टर्न कल्चर के कारण स्पेसिफिकली ऐसा हुआ है कि वेस्टर्न कल्चर के कारण वी आर फॉलोइंग वेस्टर्न कल्चर ऑलवेज, राइट। राइट। ये जो दिखावा है वो सब उनका ही है। उधर से ठीक है, तो वेस्टर्न कल्चर क्या करता है, वो अच्छी चीजें लेता है बट उसको थोड़ा मॉडिफाई करके ट्रांसफॉर्म करके वापस हमारे यहाँ पे आता है। ये हमारा ही कल्चर है योग, और उनको वहाँ के लोग अलग तरह से प्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, और वो यहाँ पे वापस आता है, और तब हमको अच्छा लगता है। जब हमारी चीज होती है तब हमको अच्छी नहीं लगती है। अब जैसे आपका क्वेश्चन था कि इनर ट्रांसफॉर्मेशन एंड आउटर ट्रांसफॉर्मेशन, जो दिखावा और है, दोनों मैच होना, कि अगर आप जब तक अंदर से बाहर से मैच नहीं होते तब तक वो पूरी चीज आपको नहीं अब्सॉर्ब होगी, ये इम्पैक्ट नहीं है। वो जो रियल योगी है वो अंदर और बाहर दोनों तरफ से मैच रहेगा, राइट। क्योंकि उसको पता है कि फिजिकल वर्ल्ड इज डिफरेंट वर्ल्ड, द इनर वर्ल्ड इज अ डिफरेंट वर्ल्ड। जो इनर वर्ल्ड है वो पूरा अलग है, और जो बाहर की दुनिया है, जो दिखावे की आप बोल रहे हो, वो बहुत ही अलग है। और दिखावे की जो दुनिया है वो है टेम्पररी, आज है कल नहीं है। जैसे हमारी एज, तो एजिंग होता है तो हम भी बदलते रहते हैं, ठीक है। यस यस। और इनर जो वर्ल्ड है वो जब हम बर्थ से लेके हमारे डेथ तक वही रहने वाली है। जैसे आज मैं जी रहा हूं तो मेरे साथ जो जीता हुआ जो अंदर का इंसान है, जो लाइफ जो मुझे महसूस करता है, वो मेरे बर्थ से लेके अभी तक और मैं डेथ तक वही साथ देगा। और दैट इज द रियल सोल, जिसको हम इनर साइड हम बोल सकते हैं। आउटर साइड इज ऑलवेज चेंजेबल, उसको वी कैन नॉट डू। और वो इट इज डिपेंड ऑल्सो द प्रोस्पेक्ट ऑफ द पर्सन, वो कौन से माहौल में पैदा हुआ है, वो क्या इन्वायरमेंट उनका क्या है, इनकी सोच कैसी है, राइट, वो किन के साथ है, क्या कर रहा है। तो हाँ, सर्कल दिस मैटर्स। राइट, सो वंडरफुल। मुझे दो चीजें डॉक्टर नीरव के जो बातों से जो मुझे पावरफुल लगी वो ये है कि वेस्टर्न फिलोसफीज में भी हम देखते हैं कि ये बात बहुत कॉमनली एज अ वेस्टर्न फिलोसफी दिखाई जाती है कि एनर्जी अलाइनमेंट हो, थॉट वर्ड्स एंड एक्शंस का अलाइनमेंट हो, या इनर आउटर का अलाइनमेंट हो। तो मुझे आपकी ये बात मुझे बहुत पावरफुली स्ट्राइक किया। आई एम श्योर पब्लिक को भी, ऑडियंस को भी यही चीज स्ट्राइक की होगी कि कहीं ना कहीं योगा वो एक माध्यम है जहाँ से अगर आपको अपने अलाइनमेंट अगर दुनिया में अपनी जिंदगी में लाना हो तो आई थिंक दिस इज द बेस्ट स्टार्टिंग पॉइंट कि आप योगा से स्टार्ट करें, कि वो ऑटोमेटिकली आपको अगर सही में रिजल्ट्स देखने हैं तो वो उधर से स्टार्ट होगा। इसीलिए शुरुआत जो अष्टांग योग की है वो यम नियम से होती है, और आयुर्वेद में कहा गया है कि यू हैव टू
फॉलो द दिनचर्या एंड ऋतुचर्या। अगर अपने दिनचर्या और ऋतुचर्या का अच्छे से, दिनचर्या इज योर डेली शेड्यूल, सुबह कितने बजे उठते हो, रात को कितने बजे आप सोते हो, वो बहुत चीजें मैटर करती है, जिसको हम लाइफस्टाइल बोलते हैं। तो अभी की लाइफस्टाइल ऐसा है, रात को 2 बजे तक जगना, सुबह आराम से 10 बजे तक। तो ये गिल्टी हो गए। तो हाँ। ये खाली सिंपल माइनर से चेंज भी हमारे पूरे हेल्थ को चेंज कर देते हैं। हाँ, और आयुर्वेदा में कहा गया है कि सिंपली आप इतना थोड़ा चेंज करोगे ना, तो आपका डिजीज भी क्योर हो जाएगा और आपको डिजीज होने के चांसेस भी चले हो जाएंगे। जाएंगे। तो उसके साथ साथ जैसे योग का भी, जो अष्टांग योग का मैं बोल रहा था, जैसे यम नियम है, इसमें आयुर्वेद में दिनचर्या और ऋतुचर्या है। तो यम नियम का भी हम अच्छे से पालन करें तो 50% चीज वहां से ही स्टॉप हो जाएगी। यम नियम में डिसिप्लिन में हम आना शुरू कर लेंगे। तो जब डिसिप्लिन में आना शुरू कर देंगे, हमारा उठना सुबह डिसिप्लिन में हो जाएगा, सोना हमारा डिसिप्लिन में हो जाएगा, खाना हमको क्या है वो भी डिसिप्लिन में हो जाएगा, बहुत सारी चीजें डिसिप्लिन में हो जाएगी। उसके साथ साथ उसके बाद आता है आसन। आसन के ऊपर जब हम अवेयरनेस लाते हैं, जब हमारा माइंड फोकस रहता है, वो फर्स्ट स्टेप है योग का, कि जिसमें हम अवेयरनेस पूरा इनर अंदर की ओर जाने के लिए पहला हमारा स्टेप है हमारे शरीर के ऊपर हम अवेयर हो जाए। एक बार फिजिकली अवेयरनेस हमारी अच्छी हो गई, उसके बाद वी विल गो इनसाइड एंड देन उसके जो भी स्टेप्स है, जैसे प्राणायाम Follow है, कर फिर पाएंगे। प्राण के ऊपर हम अवेयरनेस करना शुरू करेंगे। प्राण पे आएगा पहले हमारे प्राणायाम अच्छा। पे, या प्राणायाम, यम नियम प्राणायाम, देन प्रत्याहार, फिर हम और डीप जाएंगे, और डीप जाते हुए फिर ध्यान, में आता धारणा, है। समाधि की ओर हम जा सकते हैं, और वही अल्टीमेट हमारा गोल है। राइट। तो सर, एक लाइन में अगर आपको पावर ऑफ योगा, पावर ऑफ आयुर्वेदा, पावर ऑफ अलाइनमेंट, अगर इस पे कमेंट करना हो, तो आपका लास्ट मैसेज ऑडियंस के लिए क्या होगा? एक्चुअली योग का मतलब ही है समत्वम योगम उच्यते, बैलेंस। एवरीथिंग शुड बी बैलेंस, वॉट एवर यू आर डूइंग यू शुड डू इन बैलेंस। कोई भी प्रकार का काम को, उसको आप बैलेंस में रहते हुए करें तो आपको कोई भी चीज होने की चांसेस नहीं रहते। योगा भी बैलेंस में मानता है, आयुर्वेद भी बैलेंस में मानता है, और हमें खुश भी रहना है तो हम बैलेंस में रहे तो हम खुश भी रह सकते हैं। तो बैलेंस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। Balance is the key Yeah. to success. Right. Thank you so much, Dr. Neerav Joshi. Thank you, everyone, for watching this episode. And this was presented by May India, supported by Alparin Media. Thank you so much for watching.